चाहे वो कहीं भी, अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी उनकी जड़ें तो मजबूत है, लेकिन उनका वोट परसेंट भी ठीक ठाक होता है, लेकिन वो वोट जो होता है वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। ये बड़ी बात है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और उभर रही है और उसके सीट में भी बढ़ोतरी हुई है। भाजपा के लोग कहते थे, मैं तो एक निष्पक्ष पत्रकार के हैसियत से बोल रहा हूँ, भाजपा के लोग कहते थे कि कांग्रेस 40 से भी नीचे आ जाएगी, लेकिन हुआ क्या, कांग्रेस 100 पार कर रही है। जो मैं क्या, कोई एक पत्रकार या कोई जो विश्लेषक है वो सोच भी नहीं पा रहा था कि इंडिया की 229 सीटें जो अभी दिखा रहे हो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे, इंडिया की 229 सीटें भी सोचे नहीं थे, एग्जिट पोल भी नहीं बता रहा था। लेकिन आज जो स्थिति बनी है उसको आप सोचिए कि कैसे ये स्थिति बनी, क्या कारण था। 2 और 3 चरण के चुनाव के बाद जो परिस्थितियां बनी, वो एकदम से वोट जो बीजेपी के पक्ष में जाने वाला तो गया, और उसका कारण था सिर्फ प्रधानमंत्री जी जो बोले थे मांस मटन मुजरा, और ये इससे अच्छा संदेश नहीं गया। प्रधानमंत्री जी को बोलना नहीं था, इससे वोटर में या मतदाता में अच्छा संदेश नहीं गया। उसके बाद 3 और 4 चरण के बाद एकदम से वोट कन्वर्ट हुआ है। लोगों में एक बात गई है कि प्रधानमंत्री जी ऐसे कैसे मंगलसूत्र की बात करते हैं, मंगलसूत्र कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता मंगलसूत्र किसी का। ये जो कैंपेन हुआ है वो भाजपा के खिलाफ गया है, ये मेरा मानना है। लेकिन इसके पहले तक भाजपा की स्थिति अच्छी थी। दूसरे तीसरे चरण के, अभी छत्तीसगढ़ की मैं बात कर लूं, दूसरे तीसरे चरण में जब यहाँ के मतदान हुआ तो देखिए पूरी की सीट बीजेपी के गई है, बीजेपी को जा रही है। लेकिन उसके बाद जो हुआ देश में, उसके बाद को जो चुनाव हुआ उसमें आप देखिए, थोड़ा विश्लेषण करिए तो भाजपा की सीटें तीसरे चौथे चरण के बाद कम होते गई है। इसके कारण को तक जाना होगा कि कैंपेनिंग में क्या गलती हुई है, ये भाजपा को सोचना होगा, और इसका लाभ निश्चित रूप से कांग्रेस को मिला है। और कांग्रेस को भी थोड़ी बहुत गलतियां हुई है कांग्रेस की, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस सिर्फ लोकतंत्र और संविधान इसकी रक्षा को लेकर चुनाव कैंपेन में जा रहे थे। कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी भी संविधान की बुक लेके जाते थे और संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा। मेरे को आप बताइए, भारत जो की आत्मा गांवों में बसती है, गांव में लोग रहते हैं, गांव के लोग कितने संविधान को जानते हैं और कितने लोकतंत्र की बात करते हैं। उनको उनकी बुनियादी सुविधाएं चाहिए, जल जंगल जमीन पानी बिजली शिक्षा स्वास्थ्य, ये बुनियादी मुद्दे होते हैं। इस पे अगर ध्यान किया जाता, कांग्रेस वाले भी करते, तो शायद हो सकता है कि सीट में और परिवर्तन होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। उसके बावजूद कांग्रेस की जो उपलब्धि है, बता रहा हूं मैं, वो बीजेपी के गलत कैंपेन के कारण कांग्रेस आगे आई है। नहीं तो मेरे को नहीं लगता था कि कांग्रेस 100 सीट पार जाती, लेकिन गई है। कांग्रेस 100 सीट को पार करने वाली है। अभी तो खैर रुझान है, पार करने वाली थी, ये बड़ा कारण है। और ये लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। इसलिए मैं शुभ संकेत मानता हूं कि एक लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष का रहना जरूरी है। ट्रेंड जो भी है, 295 बीजेपी का दिखा रहा है तो कांग्रेस का 231 गठबंधन को दिखा रहा है। यदि ये परिवर्तन भी हो जाता है तो भी इस देश में इस बार के चुनाव में जो भी विपक्ष में रहेगा वो मजबूत रहेगा। और एक मजबूत सरकार के लिए, एक देश के लिए एक मजबूत लोकतंत्र का होना भी बेहद जरूरी है, ताकि वो समय समय पर सरकार को सचेत करते रहे। यदि मजबूत लोकतंत्र नहीं होगा, मजबूत विपक्ष नहीं होगा, तो सरकार निरंकुश हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है ये चुनाव जो है वो कई संदेश दे रहा है। इस चुनाव के परिणाम में कई संदेश छिपे हुए और इसको समझना होगा। और इस संदेश के पीछे और कई लॉजिक हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो आप क्वेश्चन किए कि कांग्रेस मजबूती की ओर है, तो मेरा मानना है बिल्कुल कांग्रेस मजबूती की ओर आगे बढ़ी है। और मुझे लगता है एक सशक्त विपक्ष की भूमिका वो निभाएगी। संतोष जी, ये जो मजबूती है किस वजह से मिली है मानते, जैसे कि संजीव वर्मा जी कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर बीजेपी नेताओं के जो बयान थे उन्होंने बहुत हद तक वोटर्स को डाइवर्ट कर दिया, तो क्या ऐसा मानते हैं कि बीजेपी की गलत कैंपेनिंग की वजह से कहीं कहीं पर कांग्रेस को माइलेज मिला है, या फिर अपनी जो बात है वो बेहतर तरीके से पहुंचा पाए तो उसे श्रेय देते हैं? देखिए, दोनों ही बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की गलत कैंपेनिंग हो सकती, और दूसरा कांग्रेस ने जो अपनी बातें की, मैं थोड़ा सा असहमत हूं भैया की बात से। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ने केवल संविधान की बात की, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो 8,500 रुपए गरीब को देने की बात की, उसका भी व्यापक असर लोगों पर पड़ा है और इसलिए कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। तमाम जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में अच्छी बातें थी, उसका प्रतिसाद जनता ने हमको दिया है। लेकिन मैं अभी कह रहा हूं कि अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता
कह रहे थे कि कांग्रेस के लोगों ने उल्टे बयान दिए, उन्होंने सैम पित्रोदा आदि का जिक्र किया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर एक उंगली उठाती है तो वो ये भूल जाती है कि उनके प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे, उनके नेता क्या कर रहे थे। प्रधानमंत्री स्वयं को एक प्रकार से पैगंबर बता रहे थे भगवान का, कि मैं तो बायोलॉजिकली उत्पन्न ही नहीं हुआ। उन्होंने अपनी मां से पैदा होने का क्रेडिट भी मां से छीन लिया। आप देखिए कि कितनी निकृष्ट बात है कि उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, ऐसा मुझे महसूस होता है। उसी की बात को आगे बढ़ाते हुए संबित पात्रा ने कह दिया कि जगन्नाथ भगवान भी जो है वो मोदी जी के भक्त हैं। मैं कहता हूं हद दर्जे की, जो इसको कहते हैं कि निम्न स्तरीय हरकत भारतीय जनता पार्टी की को कही जा सकती है, किसी व्यक्ति को भगवान से ऊपर बताने की। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वो हरकत की है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता उस पर खामोश हैं। अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति बोल देता है तो उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी पिल पड़ती है। मैं समझता हूं ये दोहरा चरित्र खत्म करना चाहिए और जनता ने इस बात को अच्छी तरह से समझा है। कांग्रेस की सीटें डबल से ज्यादा होने के पूरे अनुमान है, जितनी पिछली बार थी, डबल से भी ज्यादा 2.5 गुना सीटें होंगी। और जो इंडिया गठबंधन है उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और मैं अब फिर कह रहा हूं कि 230 के आसपास का जो प्रदर्शन है वो कोई बुरा प्रदर्शन नहीं, और 230 तो अभी रुझानों में है। जब अंतिम परिणाम आएंगे मैं समझता हूं कि अगर हम 270 के आसपास चले गए तो मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं कि मोदी जी के साथ जो 2-4 लोग गठबंधन में, 2-4 दल हैं, वो भी घबराहट में है। आप देखिए उन्होंने डरा धमका कर लोगों की पार्टियां तोड़ी, शरद पवार जी की पार्टी तोड़ दी, शिवसेना को तोड़ दिया, उन लोगों पर ईडी का डर दिखाया, सबका डर दिखाया और बाद में मुख्यमंत्री बनने का लालच दे दिया, उनको ले आए। लेकिन क्या वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या वो उनके साथ वैसे ही घुल मिल गए हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं? मैं समझता हूं दबाव का ये दौर अधिक दिनों तक नहीं चलेगा। जैसे ही उनको लगेगा कि हमारे पास कोई और विकल्प मौजूद है, वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही को छोड़कर कांग्रेस के जो लिबरल पॉलिटिक्स है उसका समर्थन देंगे। और कोई आश्चर्य नहीं है कि कांग्रेस की सरकार इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। तो अभी भी कांग्रेस को पूरी तरह से विश्वास है प्रेम व्यास जी की कुछ भी हो सकता है, शाम तक जो नतीजे हैं वो किसी भी और करवट ले सकते हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी यहां पर एक बड़ी बात कही कि पीएम ने भी जिस तरह से बयान दिए वो लोगों को पसंद नहीं आया। उनके जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी पब्लिक डोमेन में कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे लोग पूरी तरह से असहमत हुए और इसका कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो सीटों पर भाजपा को होता दिखा है। क्या मानते हैं इस बात को? देखिए, जाके रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिखी ताही वैसी। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने माँ के स्वर्गवास के पश्चात कहा है कि मैं जो है माँ गंगा का पुत्र हूँ। ये एक अलग विषय था। और जो संबित पात्रा जी ने कहा तुरंत उसके लिए क्षमा याचना करी, स्लिप ऑफ टंग कहा उन्होंने कि बोलते बोलते स्लिप ऑफ टंग हुआ है, जिसके लिए उन्होंने पूरे जो है भारत की सभी नागरिकों से माफी मांगी। लेकिन आज तक मुझे बताइए, HIV एड्स कोड कहने पे कांग्रेस ने क्षमा याचना करी है? राम भगवान 10,000 कक्ष थे दशरथ जी के यहाँ, जयराम रमेश, आज तक क्षमा याचना करिए। हिंदू HIV कोड एड्स, आज तक क्षमा याचना करिए। किसी और घटना पर, चाहे वो बेलगामी की घटना हो, चाहे वो संदेश खली की किसी भी घटना पर, क्या कांग्रेस ने क्षमा याचना करी है? नहीं करी है। दूसरा भी खुद की प्रवक्ता जो है राधिका खेड़ा जी ने जब आरोप लगाए तो उनके आरोप को निराधार बता दिया। स्वाति मालीवाल ने जब आरोप लगाए तो ये कह दिया कि उनके तो कपड़े ही नहीं फट रहे थे। तो कौन माफी मांग रहा है, कौन आरोप लगा रहा है, ये दोनों चीजें अलग है। दूसरी चीज है, मैं पुनः अपनी बात पे आऊंगा कि तुरंत उसी समय आप बताइए ना, वोट जिहाद की बात किसने करी? चतुर्थ चरण में मारिया जी, वो किसकी कैंडिडेट्स है? बंगाल में हर चरण के पश्चात जो है हिंसा हुई है, क्या कांग्रेस ने इसके लिए आज तक क्षमा याचना? अधीर रंजन चौधरी जी जो है स्वयं कह रहे हैं कि बंगाल में ममता जी ने लोकतंत्र को समाप्त कर दिया, क्या क्षमा याचना करी? 150 DM को कॉल लगाया गया गृह मंत्री द्वारा, क्या कांग्रेस ने क्षमा याचना करी है? निश्चित रूप से जो कृत्य किए वो जनता के मध्य में। हमने पुनः कहा है कि हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं इस बात को, कहीं कुछ सीटें जरूर कम आई है, उसको लेके हम धरातल पर आकलन करेंगे निश्चित रूप से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी सदृढ़ अवस्था में है, एनडीए के साथ में हम सरकार बना रहे हैं। लेकिन हम जहां पर भी आकलन की आवश्यकता है, जहां पर भी हमें परिवर्तन की आवश्यकता है, निश्चित रूप से उसको करा जाएगा। जी संतोष जी, आपकी बात रखें, फिर संजीव जी का रुख करेंगे। देखिए, क्षमा याचना की बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जो आज सत्ता के शीर्ष पर है, पहली जिम्मेदारी उनकी बनती है कि मणिपुर वो नहीं गए। हमारी बहनों की नग्न परेड वहां होती रही, कारगिल के शहीदों की नग्न परेड होती रही, वो मणिपुर नहीं गए। वो प्रज्वल रेवन्ना जैसे सीरियल रेपिस्ट के पक्ष में प्रचार करने लग गए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सहित प्रधानमंत्री को माफी मांगना चाहिए कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन किया जिसने 3000 से अधिक महिलाओं के साथ यौन शोषण का जिस पर आरोप है। आप देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट दे दिया। ब्रजभूषण सिंह शरण सिंह को आज
आज तक सलाखों के पीछे नहीं है। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन सलाखों के पीछे चले गए, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह सलाखों के पीछे नहीं जाएगा। जिस मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी जीप के नीचे रौंद कर मार दिया, उसको प्रमोशन की बात अमित शाह ने की है, तो अमित शाह क्षमा याचना नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, एक लड़की अचार बेचे तो उसको ज्यादा बिकता है, और इटालियन विधवा, जर्सी गाय, ऐसे शब्दों का मुजरा, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले प्रधानमंत्री क्षमा याचना नहीं करेंगे। सारी क्षमा याचना की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से होती हैं, लेकिन जो प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में खड़ा हो जाए, जो मणिपुर न गया हो, जो ब्रजभूषण शरण सिंह के पक्ष में खड़ा हो, और उन महिला पहलवानों का जिसने अपमान किया हो, जिन्होंने देश को गौरव दिलाया, गोल्ड मेडल दिलाया, वो महिला पहलवान रोते रोते अपना गोल्ड मेडल सड़कों पर फेंकने को मजबूर हो गई, कुश्ती त्यागने को मजबूर हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री के मुंह से माफी नहीं निकली। तो ऐसी पार्टी के प्रवक्ता और नेता कांग्रेस को सबक सिखाने की कोशिश न करें। कांग्रेस मर्यादाओं को अच्छी तरह जानती है, और प्रधानमंत्री आज तक इस प्रधानमंत्री ने जो निकृष्ट पैमाने तय किए हैं, मैं नहीं समझता कि आज तक किसी इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने किए होंगे। तो प्रधानमंत्री को माफी मांगने को पहला वो है, और उसके बाद कांग्रेस से अपेक्षा करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का नेगेटिव जो कैंपेन था, मुसलमान, मुजरा, इस सब ने भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। वो अपने दम पर 400 सीटों 370 की बात करते थे, 230 के लाले क्यों पड़े? कांग्रेस तो अपने प्रदर्शन पर विचार करेगी, भारतीय जनता पार्टी में अपने गिरेबार में झांके तो 230 के लाले आखिर उसको क्यों पड़ रहे हैं। ठीक है, इस पर मैं जरूर जवाब लूंगा प्रेम व्यास जी से। संजीव जी, कांग्रेस ने ये जो तमाम विषय उठाए कि दागियों को भारतीय जनता पार्टी का टिकट देना, दागी पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देना, क्या मानते हैं कि इसका भी नुकसान कहीं ना कहीं एनडीए को होगा इस चुनाव में? देखिए, दागी को टिकट देना, दागियों को प्रत्याशी बनाना, ये केवल भाजपा ने नहीं किया है, कांग्रेस में भी ऐसे दागी प्रत्याशी हैं, मिल जाएंगे आपको कहीं न कहीं। तो दोनों दलों में ये स्थिति है, किसी एक को आप नहीं कर सकते, कोई एक दूध के धुले हैं ऐसा नहीं है। दोनों में ऐसी स्थिति है, दोनों में ऐसी परिस्थितियां बनती है। सवाल ये है कि हम अभी डिबेट कर रहे हैं चुनाव को लेकर, और हम यदि बात करेंगे मणिपुर, संदेश खाली, और ये तो फिर लंबा डिबेट होगा, फिर इसमें दूसरी स्थिति में जाने पड़ जाएगा। हम सवाल ये है कि आज चुनाव में ऐसी परिस्थितियां कैसे आई? क्या बीजेपी अब तक सोच रहे थे, हम चुनाव के पहले तक, आज मतदान के कल तक, एग्जिट पोल तक सोच रहे थे कि बीजेपी अपने दम पर पूरे बहुमत लेकर आएगी और सरकार बनाएगी, लेकिन हुआ क्या है? बीजेपी निश्चित रूप से 272 तक नहीं पहुंच पाई है। कांग्रेस इंडिया गठबंधन तो कोई मान ही नहीं रहा था कि वो 200 तक भी पहुंच जाएगी, लेकिन कांग्रेस के जो गठबंधन है वो 200 पार हो गई। तो आज की स्थिति ये बन रही है कि बीजेपी वो जादुई आंकड़ा नहीं छू पा रही है, और कांग्रेस जो है वो अपनी स्थिति को सुधार कर 229-30 के समकक्ष पहुंचे वो गठबंधन के साथ। तो अब ये दोनों दलों को सोचना होगा, खासकर बीजेपी को सोचना होगा कि आज की परिस्थिति ऐसी क्यों बनी, क्यों वो 230 और 40 के बीच चल रही है, घूम रही है, जबकि उसकी स्थिति ऐसे बीजेपी ने अपने सारे वादे निभाए। मैं नहीं बोल रहा हूँ 370 धारा हटाया, राम मंदिर बनाया, 3 तलाक का मामला है, सारा कुछ किया, उसके बावजूद भी यदि वो उस जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई है तो इसका क्या कारण है? आज देश की परिस्थितियों को समझना होगा, आज लोगों के नब्ज को टटोलना पड़ेगा। लोग क्यों आपके पक्ष में नहीं खड़े हुए, आपको क्यों 230 तक रख ली, ये आपको गंभीरता से चिंतन करना होगा, बीजेपी को सोचना होगा। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का जुड़ाव। अब क्या स्थिति बन रही है, लोग अब बड़ी जो दोनों पार्टियां हैं, कांग्रेस भाजपा, इससे इतर आज दोनों पार्टियां आज क्षेत्रीय पार्टियों पे निर्भर हो रही है, उनके बिना अब सरकार नहीं बनने वाली। सपा देखिए तमिलनाडु में कांग्रेस के साथ डीएमके है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ है, बिहार में राजद और जदयू है एक दूसरे के, भाजपा और कांग्रेस के साथ। तो आप निर्भर हो रहे हैं क्षेत्रीय दलों के साथ, और लोग क्षेत्रीय दलों से जुड़ाव क्यों करते हैं? क्योंकि क्षेत्रीय दल के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके साथ उनका लगाव रहता है लोगों का, क्योंकि वो आपस में मिलते जुलते रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये इसको गंभीरता से सोचना पड़ेगा दोनों पार्टियों, खासकर बीजेपी को जो सत्ता में थी और सत्ता के करीब है, लेकिन उसको आज की स्थिति में मशक्कत करनी पड़ेगी। अब क्षेत्रीय दल मोल भाव करेंगे कि हमारे साथ ऐसा होना चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये मंत्री पद चाहिए, और ये निश्चित रूप से होगा। अभी प्रधानमंत्री, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, प्रधानमंत्री जी तेलुगु देशम पार्टी के लीडर है चंद्रबाबू नायडू से बात कर रहे थे, तो एक खबर आ गई थी कि कांग्रेस भी चंद्रबाबू नायडू से और नीतीश कुमार से बात करना शुरू कर दिया है, संपर्क करना शुरू कर दिया। तो ये स्थितियां क्यों बन रही? क्योंकि अब क्षेत्रीय दल मजबूत हो रहे हैं। तो क्षेत्रीय दल मजबूत क्यों हो रहा है?
क्यों लोग नहीं कह रहे हैं कि भाई कि एक नेशनल लेवल पे बड़ी पार्टी है, जो पार्टी क्षेत्रीय स्तर पे भी अपना वर्चस्व रखती है, वो पार्टी आज कहाँ जा रही है? तो ये स्थितियां बन रही है, तो ये दोनों के लिए चिंतनीय है। इसलिए सबसे पहले अपने को इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए, बीजेपी को भी, कांग्रेस को भी। उसके बाद ही कोई अन्य मुद्दे, अभी वो मुद्दे नहीं है कि अब तो चुनाव हो गए, अब वो मुद्दे को बोल के हम क्या करेंगे कि मणिपुर में क्या हुआ या संदेश खाली में क्या हुआ, क्या बिरयानी खाए पाकिस्तान में, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये होना चाहिए कि अब सरकार कैसे बने और सरकार कैसे चले, इस पे बात होनी चाहिए। ठीक है, राजीव शुक्ला और पीयूष गोयल ने भी अपना वर्जन दिया, अपनी प्रतिक्रिया दी है नतीजों के बीच। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। रुझान आ रहे हैं उनसे स्पष्ट है कि भाजपा को जनता ने नकार दिया है। भाजपा 230 से 240 के बीच में आ गई, यानी कि उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। अब वो अगर कोशिश करते हैं तो बैसाखियों की सरकार बनाएंगे, दूसरों पर उन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। पहले जो एक अखंड राज की जो 400 की बात कर रहे थे, वो 400 कहाँ चला गया? अब वो 230 से 240 के बीच में अटके हुए हैं, जो कि स्पष्ट बहुमत नहीं है। बहुत मुश्किल ये सरकार है। क्या कांग्रेस पार्टी टीडीपी से, नीतीश कुमार से संपर्क करेगी? देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव, कोई सबसे बात करते हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी निर्भरता नीतीश कुमार और जो है चंद्रबाबू नायडू पे है मुख्य रूप से। तो और इसके लिए जो है ये बहुत एक उनके लिए बहुत ये मतलब ऐसा संदेश है जनता का कि भाई तुम्हें हमने नकारा है। तो राजेश शुक्ला को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों पर कांग्रेस की निर्भरता है और किसी भी तरह की संभावनाओं से राजनीति में इनकार नहीं किया जा सकता। पीयूष गोयल ने भी अपनी बात रखी है। अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटिंग में व्यस्त था, वहीं से निकला हूं। मैं उत्तर मुंबई के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने आशीर्वाद दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार हम सेवा कर सके। अभी तक के अनुमान के हिसाब से लगभग 1.25 लाख वोटों से उत्तर मुंबई में भाजपा आगे है, और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया तो मुझे लगता है कि उत्तर मुंबई की सीट अवश्य भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि देश में भी इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की विजय होगी और पुनः एक बार देश की सेवा करने का जनता हमें आशीर्वाद देगी। और छत्तीसगढ़ से भी प्रतिक्रिया का दौर जारी है। टीवी 24 से खास बातचीत की राजेश मूणत ने। बहुत अच्छा रिजल्ट है। जनता का विश्वास, जनता का मैंडेट दोनों स्वीकार है। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास, जन कल्याणकारी योजनाओं का समर्थन और डबल इंजन की सरकार, ये तीनों कामयाबी की ओर जाते हुए दिख रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार बनना सुनिश्चित है। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सीट 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगी, ये सुनिश्चित हो चुका है। देखिए, सामान्य रूटीन में टारगेट लेकर के चले थे। सरकार हमारी बन रही है, बीजेपी की एनडीए की सरकार बन रही है, और सरकार को बनाने के लिए एक लक्ष्य लेकर के चले थे कितनी सीटें आना चाहिए, और उसके लिए हमारे कार्यकर्ता अब जहाँ तक कुछ बातें में कमी बेसी कहाँ क्या रह गई होगी वो समीक्षा का विषय करेगी पार्टी। हम सबका एक उद्देश्य भाजपा कार्यकर्ताओं का था कि हम 400 का टारगेट लेके चले थे। फिर मोदी सरकार बन रही है, लोक कल्याणकारी योजनाओं के साथ में फिर जन सेवा करेंगे और आने वाले समय और अचीवमेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए उस पर प्रयत्न करेंगे। तो समीक्षा करेगी पार्टी, कह रहे थे राजेश मूणत, और इस पर भी हम प्रतिक्रिया लेंगे संजीव जी की। फिलहाल रुक कर लेते हैं प्रेम व्यास जी का। प्रेम व्यास जी, क्या लगता है आपको कि जो जादुई आंकड़े की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं की ओर से कही जा रही थी, उस आंकड़े से अब भी बीजेपी काफी दूर है, और क्या मानते हैं कि शाम तक ये आंकड़ा टच हो सकता है? क्या अब भी संभावना देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से अमित जी, हम सकारात्मकता के साथ में धरातल पर कार्य करते हैं, और सकारात्मकता का ही प्रतीक है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरे कार्यकाल में, आप देखिए नेहरू जी के बाद से तीसरा कार्यकाल अगर किसी को प्रदर्शित हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी है। इसके पूर्व में भी कई बार प्रयास किए जा चुके हैं, लेकिन ये जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।
निश्चित रूप से हमने जो टारगेट था उसको 400 रखा था, टारगेट से हम पीछे रह गए। कई राज्यों में हमने जो सोचा था आशानुकूलित परिवर्तन नहीं ला पाए हम, कई राज्यों में हम लाए हैं। कई राज्यों में हमारी सीटों का इजाफा हुआ है, कई राज्यों में कम हुआ है। मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरी 2900 सीटें हम जीते हैं। राजस्थान में जरूर हमने जो सोचा था उससे कुछ कम सीटें हैं। गुजरात में हम अच्छी परिस्थिति में, ऐसे उड़ीसा में हम अच्छी परिस्थिति में। कुछ जगहों पर हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, कुछ जगहों पर प्रदर्शन निश्चित रूप से आशानुकूलित नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से उसको लेकर सामंजस्य के साथ में बैठकों का दौर होगा और जहां जो आवश्यकता होगी उस हेतु निर्णय लिए जाएंगे। और दूसरा, मेरे मित्र जो बात कर रहे थे, देखिए मैंने 3 या 4 प्रश्न मेरे मित्र ने करे थे, मैंने चारों के जवाब दिए, लेकिन मैंने जो 4 प्रश्न करे उनका एक का भी जवाब नहीं दिया। इसको कहते हैं नकारात्मकता। मैंने तीनों चारों प्रश्न करे लेकिन एक का भी जवाब ना देना और नए 25 प्रश्न दाग देना, यही परिस्थिति है। और हम इन परिस्थितियों से बाहर आके जनता के मध्य में कार्य करने पर विश्वास रखते हैं, विकास की राजनीति पर विश्वास रखते हैं, इसलिए जनता का भरपूर सहयोग हमको मिलता है। निश्चित रूप से जो कमी पेशी है उसको भी दूर कर दी जाएगी। संतोष जी, आपने प्रेम व्यास जी के सवाल का जवाब नहीं दिया और इसे नकारात्मक के तौर पर बीजेपी देख रही है, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इस बार छिंदवाड़ा को लेकर क्या स्थिति कांग्रेस की बनी, क्योंकि आप तो यही मानकर चल रहे थे कि इस बार भी जो गढ़ है वो बचा लिया जाएगा। तो क्या लगता है कि जनता ने साथ नहीं दिया, जनता ने भरोसा नहीं किया प्रत्याशी पर, या फिर बीजेपी की कैंपेनिंग वहां पर ज्यादा स्ट्रांग निकली? देखिए, निश्चित ही छिंदवाड़ा की जो सीट थी वो हमारा मजबूत गढ़ रही है, वर्षों से दशकों से मजबूत गढ़ रही है। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको टारगेट बनाकर जिस तरीके से देश के गृह मंत्री के नेतृत्व में वहां पे कैंपेनिंग किया और अपने बड़े बड़े लोगों को वहां उतारा, निश्चित रूप से उन्होंने प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया था छिंदवाड़ा को। तो तमाम तरीके के साम दाम दंड भेद लालच डर सब दिखाकर अगर पूरी केंद्र की सरकार केवल किसी एक सीट के पीछे पड़ जाए तो ऐसे परिणाम आ सकते हैं। लेकिन फिर भी हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे हम इन चीजों को सुधारेंगे और अपनी कमियों को देखने में हमें कोई गुरेज नहीं है। हम अगर अपनी कमियों को देखेंगे तो आज जो प्रदर्शन किया है उससे अच्छा प्रदर्शन भविष्य में निश्चित ही करेंगे। और प्रेम व्यास जी की बात का तो मैं इसलिए जवाब नहीं दूंगा कि उन्होंने जो प्रश्न पूछे तो उनको सबसे पहले शुचिता का आदर्श उदाहरण प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए था। मेरा सवाल ये था, मैंने कहा कि जिन प्रश्नों की अपेक्षा आप हमसे कर रहे हैं उत्तर की, वो क्या आपने प्रधानमंत्री जी से पूछे? पहला उदाहरण उसको करना चाहिए जो देश का गार्जियन बना बैठा हो। तो देश का गार्जियन ही अगर गलत उदाहरण पेश करेगा तो छोटे लोगों से आपको पूछने का अधिकार नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब था। दूसरा मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है, प्रवक्ता जी कह रहे हैं, प्रेम व्यास जी कह रहे हैं कि हमने बहुत अच्छे जनता के अनुकूल काम किए। जनता के अनुकूल काम किए तो आप बहुमत से नीचे कैसे रह गए? पिछली बार तो आप 303, आखिर ये 50-100 सीटें आपकी कम क्यों होगी? अगर जनता के अनुकूल कोई काम किए होते, आपने एयरपोर्ट न बेचे होते, पोर्ट्स न बेचे होते, सरकारी संस्थान न बेचे होते, जनता को ऐसा लगा न होता कि उनके लिए काम नहीं किया गया है, तो जनता क्यों आपको हराती? निश्चित रूप से आज जिस तरीके से एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर जैसे तैसे अभी रुझानों में आप आगे हैं, तो आपको तो इससे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी। तो आप भी जरा आत्मविश्लेषण कीजिए अपना कि जनता ने हमको इस तरीके से क्यों नकारा है। वो तो कह रहे हैं कि जहां पर कमियां रही वहां पर पार्टी समीक्षा करेगी। लेकिन संतोष जी, एक सवाल ये भी है कि गुना और राजगढ़ में क्या मानते हैं, क्या यहां पर हुआ होगा? क्योंकि राजगढ़ में तो इस बार दिग्विजय सिंह पुरजोर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरे थे, तो क्या वहां भी कांग्रेस को जो है बीजेपी की कैंपेनिंग का असर यहां पर देखने को मिला है? कुछ और फैक्टर वहां पर काम कर गया मानते हैं? दोनों को भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया था और पूरी ताकत झोंकी थी। और ये बात बिल्कुल सही है कि इतनी ताकत जब सत्ता संगठन झोंक दे तो उनके पास तो पैसे का अथाह भंडार है, भ्रष्टाचार की कमाई है, लोगों को इलेक्टोरल बॉन्ड के मिले हुए पैसे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में आपको पता है किन किन कंपनियों ने पैसा दिया था? उन कंपनियों ने पैसा दिया जिन्होंने नकली वैक्सीन लगा दी, लोगों को कमजोर वैक्सीन लगा दी, जिसके कारण आज भी हार्ट अटैक से मौतें हो रही है। ऐसी कंपनियों से जो इन्होंने करोड़ों अरबों की फाइनेंसिंग कराई है, उनके पास अकूत धन था। हम धन की दृष्टि से भी कमजोर पड़ गए, संसाधनों की दृष्टि से कमजोर पड़ गए। चलिए, तो जहां पर कांग्रेस बहुत उम्मीद में थी और हार रही, वहां पर धनबल का प्रयोग किया गया कह रही है कांग्रेस। प्रेम व्यास जी, जवाब दीजिए। देखिए, दोनों चीजें, जहां कांग्रेस हारती है वहां पर हमने धन बल, बाहुबल, ईडी और सबका प्रयोग करा। और जो है इलेक्शन कमीशन खराब है, ईवीएम खराब है, लोकतंत्र अपना काम नहीं कर रहा। लेकिन कांग्रेस जहां जीतती वहां ये सब चीजें सही हो जाती। मुझे लगता है हम इस जो क्षेत्र से कांग्रेस को बाहर निकल के सोचना चाहिए।
सत्ता से बाहर आना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आज तक कांग्रेस ने जवाब नहीं दिया। अगर खराब था तो कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन ने काहे इतने पैसे ले लिए। दूसरा, जो वैक्सीन को लेके बात था, तो वैक्सीन पे स्पष्ट निर्देशन है कि वैक्सीन के अगर डिसइफेक्ट आएंगे तो 6 महीने तक आ जाएंगे। पैरासीटामोल और क्लोरोक्विन फॉस्फेट तक पे जो है साइड इफेक्ट्स लिखे रहते हैं। 6 महीने के अंदर जो इफेक्ट्स होते हैं, जनता को बरगलाना बंद करे। वैक्सीन के कारण ही भारत सबसे पहले इन सब चीजों से उभरा है। आज भारत की वैश्विक पटल पर जो प्रोग्रेस हुई है वो उसी कारण है कि हम सबसे जल्दी इन चीजों से उभरे हैं। और भारत में पहली स्वनिर्मित वैक्सीन हुई है जिसको पूरे विश्व ने स्वीकारा है। लेकिन हमारे यहाँ के लोग उसको जो है कटघरे में खड़े करने का कार्य करते हैं। हमारे देश की जो है गरिमा को, हमारे देश के गौरव को कांग्रेस जिस तरह से दबाती है उसको दबाना नहीं चाहिए। यही कारण है कि संभावना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं कर रही है। विषयांतर ना करें, हम मुद्दे पर हैं जी। अगले 5 साल और उसके अगले 5 साल भी कांग्रेस कहीं भी छूती नहीं रहेगी। चूंकि जो कमियां रहेगी उसको दूर कर ली जाएगी। निश्चित रूप से हम सरकार बनाएंगे और लंबे समय तक सरकार में रहेंगे। ठीक है, छत्तीसगढ़ से इस बीच 2 प्रतिक्रियाएं और आई है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने अपनी बात रखी है, तो दूसरी तरफ पीसीसी चीफ दीपक बैज भी अपनी बात रखते हुए दिखे। छत्तीसगढ़ में, और जैसा कि हमने शुरू से हम इस बात को कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को कह रही थी बड़े विश्वास के साथ कि छत्तीसगढ़ की जनता का अभूतपूर्व विश्वास, आशीर्वाद जैसा विधानसभा में प्राप्त हुआ है वैसे लोकसभा में भी प्राप्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर अटूट विश्वास है। हमने बार बार इस बात को कहा है और अभी जो ट्रेंड दिखा रहा है उसमें 10 सीटों पर कंफर्टेबल हमारा मार्जिन है जीत का। और कोरबा की सीट है, निश्चित रूप से उसमें बहुत कम अंतर से आगे पीछे हो रहे हैं। निश्चित रूप से आगे और बहुत मतगणना का दौर बाकी है और उसमें भी हम विजय प्राप्त करेंगे। ये लोकतंत्र में ये महत्व पर्व है और इसमें आंकड़ों का, अंक गणित का मामला है। आज हम 300 के आसपास प्लस माइनस में एनडीए है और जो 228 वाले हैं वो इतनी बात कर रहे हैं जिनकी सरकार दूर दूर तक नहीं बन रही है इंडी गठबंधन की। लेकिन एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से बन रही है और इनको कहना है, कहते रहे। अब तो परिणाम धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से अभी इससे भी आगे जाकर और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय को प्राप्त होंगे और एनडीए की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, जिस तरह से इस समय देश में बदलाव की लहर थी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ माहौल था, वो साफ साफ दिखा है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का दावा करने वाली, दम्भ बनने वाली पार्टी बहुमत तक नहीं पहुंच पा रही है बीजेपी। रही बात, मतलब सीधा सीधा कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने नकार दिया है। मानसिक रूप से हार स्वीकार कर लेना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वो सिर्फ आंध्रा और आंध्र प्रदेश और बिहार पे टिकी हुई है और उनकी सांसें अटकी हुई है। फिर भी मैं कह रहा हूं कि अभी गिनती बाकी है, बाकी चरणें अभी आना, रिजल्ट बाकी है। इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ेगी। अगर बाई दफा एनडीए अगर बहुमत टच भी कर लेता है तो भी देश में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। बाकी है गिनती, उन सीटों में भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, ठीक है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी शासन, प्रशासन, धन बल, ईडी, आईटी, छत्तीसगढ़ की प्रशासन सबको लगा डरा धमका कर उन्होंने इस तक पहुंचे। लेकिन फिर भी अभी मैं जब तक अंतिम रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मैं कुछ कहने में भी असमर्थ हूं। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2 से 3 सीटें जीतेगी। तो छत्तीसगढ़ में तो संजीव जी, पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि 2 से 3 सीटें कहीं ना कहीं जीत पाएगी कांग्रेस। लेकिन क्या स्थिति देखते हैं, 10-1 पर यहां पर मुकाबला चल रहा है। संजीव जी, मैंने कहा ना कि ये जो मार्जिन है वो कोरबा में भी कम ज्यादा हो रही है। कोरबा में 10,000 के अंदर ही है बीजेपी, कांग्रेस आगे है 10,000 के अंदर से ही। तो मार्जिन बहुत कम है। वो हो सकते कि बीजेपी भी जीत सकती है, लेकिन जहां तक बाकी जो जगह है 10 जो सीटें हैं वहां मार्जिन 20,000 से ज्यादा है सभी का। चाहे राजनांदगांव में भूपेश बघेल जी लड़ रहे हैं, उनकी मार्जिन भी 20,000 से ज्यादा है, पीछे है वो। वैसे ही कांकेर में है, वैसे ही जांजगीर चांपा में 40,000 जाते। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 10-1 ही अंतिम निर्णय होगा। इसमें और संभावना, गुंजाइश ही नहीं है। कांग्रेस उतने में 1 सीट ही मिलेगी कांग्रेस को, क्योंकि 40,000 50,000 के अंदर
अंतर आ गया है तो इसको पाटना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वह मुश्किल अब ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 राउंड की गिनती ही बची होगी, उससे ज्यादा नहीं बची है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। 10 एक कांग्रेस कोरबा की सीट जीत जाएगी, ये कंफर्म है। लेकिन ओवरऑल हम परिदृश्य देखें तो अभी रुझान में भाजपा गठबंधन की सरकार बनती दिख रही है, और निश्चित रूप से भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो इतिहास भी रचेंगे। नेहरू जी के बाद तीसरी बार लगातार वो सरकार बनाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी ही इतिहास रचेंगे और प्रधानमंत्री बनेंगे। यदि ये रुझान यदि कन्वर्ट होता है परिणाम में तो मुझे लगता है कि संभवतः ऐसे ही कोई रुझान होगा, 2, 4, 5 सीट इधर का उधर हो जाए तो अलग बात है। लेकिन कांग्रेस गठबंधन भी बधाई की पात्र है कि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, और निश्चित रूप से वो जो भी विपक्ष में रहेगा वो एक मजबूत विपक्ष रहेगा, और सरकार बिल्कुल यानी हम ये कह सकते हैं संजीव जी की लगभग 1 घंटे के भीतर और जो तस्वीर वो स्पष्ट हो जाएगी, और फिर जब हम पैनल में बैठेंगे तो एक नतीजे के साथ बैठेंगे। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए बहुत धन्यवाद। और अब रुक कर लेंगे उत्तराखंड का, जहां से योगेश शैली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, उत्तराखंड के संबंध में क्या ट्रेंड आप देख पा रहे हैं? क्या अब तक जो रुझान है वो नतीजों में कन्वर्ट हो चुके हैं या फिर अब भी इंतजार करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर अब नतीजे कुछ नहीं रह गए हैं, लगभग सारी पिक्चर साफ हो चुकी है। और 5 लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें तो सिर्फ अभी जो गढ़वाल लोकसभा सीट है वहां से परिणाम आने बाकी है, टिहरी से अभी परिणाम आने बाकी है। लेकिन जो अंतर अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो लगभग 5 सीट जो 5 सीटें हैं ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये फैसला आ चुका है। मेरे साथ मेरी सहयोगी यहाँ पर है कशिश रावत, उनसे भी हम कुछ बात करना चाहेंगे कि क्या अभी देखा है 5 सीटों पर किस तरीके के परिणाम रहे और क्या रहा, थोड़ा उस बारे में आप भी बताइए। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जनता का जनमत लगभग सामने आ चुका है। कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में हैट्रिक लगना तय है। 5 सीटों पर मुकाबला काफी रोचक जरूर रहा, लेकिन शुरू से ही भाजपा के प्रत्याशी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। टिहरी और हरिद्वार सीट पर जीत लगभग तय है, सिर्फ औपचारिक घोषणा होनी ही बाकी है। जबकि गढ़वाल लोकसभा सीट में भी जीत तय मानी जा रही है। इसके साथ ही सबसे बड़ी जीत नैनीताल लोकसभा में हुई है, जहां से अजय भट्ट तीसरी बार सांसद बनने जा रहे हैं। अल्मोड़ा में भी अजय टमटा की जीत तय मानी जा रही है। कुल मिलाकर जीत की हैट्रिक लगा दी है। भाजपा ने उत्तराखंड में कांग्रेस ने फिर से 5 लोकसभा सीटों से हाथ धो लिया है। जनता ने फिर से कांग्रेस को नकार दिया और भाजपा के सिर पर जीत का सेहरा बांध दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जीत की हैट्रिक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाई है, जिसमें से कि कुछ जो प्रत्याशी हैं वो खुद की भी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं, जिसमें कि अल्मोड़ा लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ से अजय टमटा जीत की हैट्रिक लगा रहे हैं। उसके बाद अगर बात करें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की तो यहाँ से अजय भट्ट हैट्रिक लगा रहे हैं। और उसके अलावा जो नया चेहरा बन करके सामने आए थे गढ़वाल लोकसभा सीट से, यानी कि अनिल बलूनी, नरेंद्र मोदी के काफी करीबी और केंद्र में मीडिया को पूरा हैंडल करने वाले अनिल बलूनी खुद जो है यहाँ पर उतरे हैं लोकसभा चुनाव में, और उन्होंने जिस तरीके का रिजल्ट दिया है वो कहीं ना कहीं मोदी जी को प्रभावित जरूर करेगा, क्योंकि मोदी जी ने बड़ा भरोसा उन पर यहाँ पर जताया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपना पूरा राजनीतिक कैरियर दांव पे लगा रहे थे हरीश रावत, कांग्रेस से हरीश रावत अपना पूरा कैरियर दांव पर लगा चुके थे, लेकिन वहां पर हरीश रावत को बहुत जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र सिंह रावत लगभग अपनी जीत तय कर चुके हैं। इसके अलावा अगर टिहरी की हम बात करें तो टिहरी में भी वापसी हुई है। एक बार फिर जो राज घराना है वहां से राजलक्ष्मी शाह फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। जी, बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है। यहाँ नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से भाजपा के अजय भट्ट की प्रचंड जीत हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी से 3,15,000 मतों के भारी अंतर से जीत दर्ज कर कांग्रेस को बुरी तरह से हराया है, जिसके बाद भाजपाइयों में जश्न का माहौल बना हुआ है।
देखिए, जिस तरीके से अजय भट्ट की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी से अजय भट्ट अपनी हैट्रिक लगा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अजय भट्ट की जो ये एक प्रचंड जीत कहा जा सकता है, 3 लाख से ऊपर की जो वोटों का जो गैप रहा है, ये एक बड़ी जीत है जो अभी तक किसी और कैंडिडेट की नहीं है। सबसे बड़ी जीत सामने आई है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने जो कैंडिडेट यहाँ पर उतारे थे, वो कहीं ना कहीं उतना प्रभाव नहीं दे पाए। और उसका दूसरी वजह ये भी रही कि कोई स्टार प्रचारक कांग्रेस की तरफ से इस क्षेत्र में भी नहीं पहुंचा था, जो यहाँ पर मतदाताओं पर खास तौर पर प्रभाव डाल सके। तो कहीं ना कहीं जो प्रत्याशियों का चयन था, कांग्रेस उसमें कहीं ना कहीं फेलियर नजर आई है। उसके अलावा जो बूथ प्रबंधन था या कार्यकर्ताओं का जो प्रबंधन था, वो भी एक बड़ा कारण माना जा सकता है। इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ यहाँ पर हुआ है, वर्तमान जो विधायक रहे हैं केदारनाथ सीट से, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उसके अलावा जनसाली की अगर हम बात करें तो वहां से भी पूर्व विधायक छोड़ करके आए हैं। यानी कि बड़ी खेप, बड़े पदाधिकारी, बड़ा चेहरा जो कांग्रेस के हुआ करते हैं, वो अब कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन बड़ा डैमेज कांग्रेस को मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोकसभा सीटों पर कांग्रेस का वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ा है। ये एक बड़ी बात है जो कांग्रेस के लिए शायद कह सकते हैं कि तसल्ली देने वाला है। दिल पे हार के जख्मों पर मरहम जरूर लगाने वाला ये वोटिंग प्रतिशत रहेगा कि कांग्रेस का यहाँ पर वो जो प्रतिशत है, वोट बैंक जो है कुछ जो खिसक चुका था काफी हद तक, वो इस लोकसभा चुनाव में थोड़ा बहुत वापसी आता हुआ जरूर दिखाई दिया है। अब तक की अपडेट की बात करें तो बीजेपी कार्यालय में मोदी का नाम लिखकर पहुंचे कार्यकर्ताओं में जीत का भारी उत्साह देखा जा रहा है। और उत्तराखंड की 5 लोकसभा में से 3 भाजपा की झोली में आ चुकी है। बाकी की 2 लोकसभा सीटों पर जीतना तय है। भाजपा कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी और सीएम भी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचने वाले हैं। गढ़वाल लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी अनिल बलूनी 91,915 वोटों से आगे चल रही है। जी बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से जीत के जश्न की अगर हम बात करें तो प्रदेश मुख्यालय में यहाँ पर जीत का जश्न शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में उत्साह देखा जा रहा है। और अभी जो हम देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो जमकर थिरक रहे हैं और आतिशबाजी का दौर यहाँ पर लगातार चल रहा है। उसके साथ ही प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो प्रदेश कार्यालय में पहुंच चुके हैं और उनको कार्यकर्ताओं ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया और उनको कंधे पर उठाकर वो कार्यालय के अंदर ले गए हैं, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने जिस तरीके से जो मांग की थी कि 5 कमल भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल दिए जाएं, उत्तराखंड की जनता से ये अपील थी, तो जनता ने भी वही किया है। 5 कमल भारतीय जनता पार्टी की झोली में यहाँ पर डाल दिए हैं। इसके अलावा अगर हम महत्वपूर्ण बात करें यहाँ पर, तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा डैमेज होगा। कांग्रेस को इस डैमेज को कंट्रोल यहाँ पर लोकसभा चुनाव बीत चुका है, लेकिन आने वाला निकाय चुनाव सामने है, जो मुश्किल से 2 से 3 महीने बाद निकाय चुनाव सामने आ जाएगा। उसके बाद विधानसभा चुनाव भी है। ऐसे में इस डैमेज को कंट्रोल करना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होगा और इस चुनौती से कैसे कांग्रेस पार पाती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो देखी गई है, कांग्रेस की हार की एक वजह ये भी माना जा सकता है कि गुटबाजी, खेमेबाजी कहीं ना कहीं देखी गई और वो गुटबाजी एक बड़ा नुकसान रहा है कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता रहे हैं उनमें आपस में वर्चस्व को लेकर के कहीं ना कहीं जो पदों का वर्चस्व है उसको लेकर के जो जंग थी वो साफ तौर पर दिखाई दी थी चुनाव में। और यही वजह रही कि कांग्रेस के कार्यकर्ता खुलकर चुनाव में नहीं लगे और इसकी वजह है कि बूथ प्रबंधन उनका नहीं हो पाया और ग्राउंड जीरो पे जो वर्किंग होनी चाहिए थी कांग्रेस की वो सही तरीके से नहीं हो पाई। जबकि इसके उलट अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उनका जो बूथ प्रबंधन था वो बहुत ही मजबूत रहा है। उन्होंने शुरू से ही अपने बूथ पर यानी कि पन्ना प्रमुख बनाए। उन्होंने यहाँ पर एक ब्लॉक हो या फिर उसके अलावा एक बूथ हो, उनमें जो कार्यकर्ता पदाधिकारियों की तक तैनाती की है।
यहाँ ये नहीं देखा गया कि कौन सा बड़ा पदाधिकारी है या कौन सा बड़ा चेहरा है। सभी को पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी दी गई और पन्ना प्रमुख की जिम्मेदारी थी कि अपने क्षेत्र में आने वाले जितने भी मतदाता हैं, जितने भी ग्राम सभाएं हैं, उनमें मतदाताओं तक, एक एक मतदाता तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बखूबी निभाया और यही उनका जो बूथ प्रबंधन रहा है, यही उनकी जीत की भी वजह रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि धामी सरकार में जो बड़े निर्णय लिए गए हैं पिछले 2 साल में, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़े निर्णय यहाँ पर लिए हैं, चाहे वो हम समान नागरिक संहिता की बात करें, चाहे हम यहाँ पर जो कानून बनाया गया था नकल विरोधी कानून, बड़ा ही ठोस कानून यहाँ पर बनाया था, उसकी अगर हम बात करें, या फिर अतिक्रमण पर एक प्रभावी रणनीति और प्रभावी कानून जो यहाँ पर बनाया गया है, ये काफी हद तक जनता को लुभाने के लिए जरूर चुनाव में काम आए। अगर हम बात करें समान नागरिक, ये पहला प्रदेश बना है जिसने समान नागरिक संहिता की बात की और समान नागरिक संहिता का पूरा खाका तैयार कर उसको केंद्र में भेजा और केंद्र से राष्ट्रपति ने भी उस पर मोहर लगा दिया। अब ये बस कानून के रूप में उसको इम्प्लीमेंट होना बाकी रह गया है। तो एक बड़ी बात है कि उत्तराखंड का नाम इस चीज के लिए सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कि समान नागरिक संहिता के लिए उत्तराखंड ने पहल की और अन्य प्रदेश जो बिल बनाया है, जो पहले मतलब भेजा था, उनका क्या नाम है, तो इसको लेकर बड़े विपक्ष ने जरूर किया, लेकिन विरोध में लोकसभा भेजा था, भी नहीं नजर आ पाए। के बाद में भेजा था जो खाता तैयार किया गया था उसको रोक सके। तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भूमिका नजर आ रही थी यहाँ पर। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से अपने लक्ष्य को लेकर के चल रही है, विकास कार्य को लेकर के चल रही है, ये शायद एक मजबूती रही है जिससे जनता के मन में अपनी बैठ बनाए रखी। यानी कि 2019 की अगर बात करें, 2019 में जो जलवा था, 2014 में जो जलवा था भारतीय जनता पार्टी का, वो बरकरार रहा और ये जलवा बरकरार रखते हुए एक बार फिर 500 सीटों पर जो हैट्रिक लगाई है, ये इतिहास रच दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तीसरी बार यहाँ पर जीत करके आए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जरूर होगी कि डबल इंजन बन पाता है या नहीं बन पाता है, क्योंकि केंद्र में भी काफी उथल चल रही है उसको लेकर के। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी उत्तराखंड की जो 5 सीटें हैं, वो जो 5 कमल हैं, वो दे दिए गए हैं नरेंद्र मोदी ने, और ये कितना कारगर सिद्ध होती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। जिस तरीके से बाकी प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ के आंकड़े पर नजर आ रहे हैं। आप कहूँ गए हो लेकिन उत्तराखंड में 5 सीटों में सांसद चुन करके केंद्र में भेज दिए गए हैं। जी हेलो, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो जी जी, आवाज मिल रही है जी? योगेश जी आवाज मिल पा रही है? योगेश जी आवाज आ रही है आपकी? जी बताइए। जी 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 जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि जो अब वहाँ पे समीकरण बनेंगे, उसका दूरगामी राजनीति पर क्या कुछ खास असर होने वाला है? उत्तराखंड में धामी जी का कद बढ़ेगा, धामी जी की सरकार में कुछ असर होगा क्या? मंत्रियों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है, उनके नंबर बढ़ेंगे, राजनीति में क्या असर दिखेगा इस तरीके के जो परिणाम आए हैं उत्तराखंड से? देखिए, अगर परिणामों की बात करें तो सबसे पहली बात तो ये है कि धामी जी का कद वास्तव में बढ़ेगा इससे, क्योंकि 5 सीटें उन्होंने जिता करके भेज दी हैं और इससे कहीं ना कहीं धामी जी का कद तो बढ़ेगा ही। लेकिन राजनीतिक समीकरणों की अगर हम बात करें तो यहाँ राजनीतिक समीकरण इस कदर देखे जा सकते हैं कि जो वोट बैंक था, जो जिस प्रतिशत से भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो जीत दर्ज करे, उस वोट प्रतिशत में कहीं ना कहीं कमी आई है और वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ा है। तो ये एक सोचने वाली बात यह है कि इसका नतीजा आने वाले निकाय चुनाव में और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने जरूर आएगा, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का मतलब ये लगाया जा सकता है, कांग्रेस का जो बड़ा है वोटिंग प्रतिशत, सीधा सीधा ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में इसके नतीजे दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं अब जो बूथ प्रबंधन है
उस पर भारतीय जनता पार्टी को जरूर विचार करना होगा। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि 5 लाख से अधिक के मार्जिन से जीत का दावा किया जा रहा था 5 लोकसभा सीटों पर, लेकिन उतना हो नहीं पाया। जीत काफी नजदीकी रही है, बहुत बड़ा कोई गैप नहीं नजर आया। सिर्फ अगर हम नैनीताल लोकसभा की बात करें तो उसके अलावा कहीं पर भी बड़ी जीत नहीं दर्ज हुई है। तो ये एक चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि अगर हम 2014 की बात करें या फिर 2019 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें गिरावट आई है। और इस गिरावट की वजह कहीं ना कहीं तलाशनी होगी भारतीय जनता पार्टी को। धामी जी का कद तो बड़ा है, लेकिन धामी जी के सामने अब चुनौतियां भी जरूर खड़ी हो गई हैं कि किस तरीके से अब इन वोटरों को, जो वोटर खिसके हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ, तो उनको कैसे वापस भारतीय जनता पार्टी उनको अपने खेमे में ला सकती है। ये चुनौती होगा कांग्रेस के लिए। ये चुनौती जरूर होगा कि जो उनका वोट बैंक बड़ा है इस लोकसभा चुनाव में, उसको कैसे बरकरार रख पाती है। तो ये बरकरार रखना एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये सोचने का विषय है कि आखिर वोटिंग प्रतिशत उनका क्यों घटा है। जी मनोज जी। मनोज जी। ये आपसे लगातार संपर्क करते रहेंगे योगेश जी, और बाकी खबरों के लिए हम अपने पैनलिस्टों से भी जुड़कर चर्चा करेंगे। फिलहाल उत्तराखंड की टीम को यहीं देते हैं धन्यवाद, और जो मतगणना को लेकर चर्चा है, जिसकी अब फाइनल टेली हमारे सामने आ गई है, उस पर चर्चा शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि अब ऐसी स्थिति है कि निर्णायक जीत ज्यादातर जगहों पर आ गई है, और स्क्रीन में जो आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं उसके मुताबिक 297 सीटें एनडीए की है, वहीं इंडिया गठबंधन की 229 सीटें, अदर्स जो हैं उनकी संख्या 16 है। और अब जो स्क्रीन में आप चित्र देख पा रहे हैं, ये भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित नजर आ रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ये कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन में बीजेपी कार्यकर्ता। चलिए अब आपको